वरना हमारी तरह उसे भी अपने रद्द अमल पर काबू पाना दुश्वार साबित हो सकता था। ये दोनों हमसे पहले यहाँ मौजूद ना होते तो मैं किसी भी कीमत पर इसे इत्तेफाक तस्लीम नहीं कर सकता था। मैंने अपने चेहरे को कलाई की आड़ में छुपाते हुए सरगोशाना लहजे में कहा, शायद किस्मत हम पर मेहरबान हो रही है। हमें हर कीमत पर इसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मेज बदल लेनी चाहिए। वीरा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसे सरसरी तौर पर भी हमारे कुर्बो जवार का जायजा लेने का ध्यान आ गया तो हमें देखकर पहचान लेगा। वीरा की तजवीज़ माकूल थी। इस वक्त रेस्टोरेंट में सिर्फ चंद ही मेज़ें आबाद थीं। मैं वेटर की आमद से पहले ही वो मेज़ बदलने का इरादा करते हुए अपनी जगह छोड़ती। रेस्टोरेंट के एक दूर रफ्ताता गोशे में मेज़ खाली थी। वहाँ से हम पहचाने जाने के खतरा मोल लिए बगैर उन दोनों की निगरानी कर सकते थे। रेस्टोरेंट में आते हुए हम दोनों ही खाना खाने का इरादा करके आए थे, लेकिन अल्बर्टो वेल्सा के एक साथी की मौजूदगी की वजह से मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया और चाय के साथ कुछ स्नैक्स का ऑर्डर देने पर इक्तफा किया ताकि हमें अचानक ही रेस्टोरेंट छोड़ने की ज़रूरत महसूस हो तो खाने की तवालत हमारे आड़े ना आ सके। इधर कुछ इश्क व मोहब्बत का मामला मालूम होता है। वीरा ने नई मेज़ पर अपनी जगह संभालने के बाद कहा, तुम बिला वजह अपने और मेरे मेदे पर जबर कर रहे हो। वो दोनों फिलहाल यहाँ जमे रहने के मूड में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि खाना खत्म कर लेने के बाद भी हमें उनके इंतजार में यहाँ बैठे रहना पड़े। पेशावर बदमाश इश्क मोहब्बत के चक्रों से अमूमन दूर रहते हैं। मैंने अपने लिए सिगरेट मुंतखब करने के बाद पैकेट वीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि इसी शहर में हम रूही के गेस्ट हाउस में एक रात गुजार चुके हैं। वो इससे ज्यादा हसीन और दिलकश लड़कियां फराम करने की दावेदार थी। वो लड़की जिस बित कल्फी और एतमाद से हंस कर बातें बिगाड़ रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो कोई घरेलू खातून नहीं बल्कि कोई पेशावर काल कर ले। हो सकता है कि हमारे शिकार ने पिछली रात की मारामारी को भुलाने के लिए उससे आज का सौदा किया हो। पेशावर लड़कियों में कोई खिलाड़ी इतनी गहरी दिलचस्पी नहीं लेता। उसने मेरी बात काट कर फौरन यह एतराज कर दिया, वो इस लड़की के सामने काट का उल्लू बना हुआ है। बेदिली से बेहतरीन शराब भी पी जाए तो नशा नहीं होता। मैंने उसकी सिगरेट सुलगाते हुए कहा, हर बुरे काम के लिए इन्हिमाक जरूरी होता है। वो शब बसरी से पहले मूड बनाने का कायल मालूम होता है। वीरा वक्त गुजारी के लिए बहस पर आमादा होगी और मैंने भी उससे उलझने का फैसला कर लिया। खोलती हुई उम्दा चाय के साथ लजीज स्नैक से हम ज्यादा देर तक लुत्फानंदोज नहीं हो सके। मैं चाय की दूसरी प्याली से पहला घूंट ही ले पाया था कि हमारे शिकार ने अपनी जगह छोड़ दी और रेस्टोरेंट से नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया। मैंने भी फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी। तुम लड़की पर निगाह रखो, मैंने उजलत में वीरा से कहा। वो हमारी वापसी से पहले उठ जाए तो तुम भी टैक्सी से होटल लौट जाना। मेरा ख्याल है कि वो आदमी वापस यहीं आएगा तो मैं भी उसी के साथ लौट आऊंगा। या तो सामान के थैले अपने साथ ले जाना ना भूल जाना। होटल के अमले को अपने ऊपर किसी शुबे का मौका दिए बगैर मैं मुनासिब रफ्तार से चलता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मेरा शिकार कुछ फासले पर वाक़ पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। मैं तजब्जुब में मुब्तला हो गया। अगर वो अपनी गाड़ी से कुछ चीज़ लेकर वापस आने का इरादा रखता था तो मुझे वहीं रुककर उसकी वापसी का इंतजार करना चाहिए था, और अगर वो अपनी साथी लड़की को छोड़कर कहीं जाने का इरादा रखता था तो मुझे उसके ताक़ुब के लिए किसी सवारी का बंदोबस्त करने की जरूरत थी। मैं गैर इरादी तौर पर एक खाली टैक्सी के करीब जाकर रुक गया। मुझे जल्दी उस तजब्जुब से निजात मिल गई क्योंकि मुझे पार्किंग लॉट से एक सुर्ख कार बाहर निकलती नजर आ गई। उसकी ड्राइविंग सीट पर वही शख्स विराजमान था। मैं तेजी के साथ दरवाजा खोलकर खाली टैक्सी की अगली नशिस्त पर सवार हो गया। मेरे उस रवैये पर ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन उससे कबल वो मुझसे कुछ कहता मैंने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह सरकारी काम है, मैंने खुश्क और भारी लहजे में कहा। सुरकार के पीछे चलो। तुमने उसका पीछा करने में एहतियात से काम लिया तो तुम्हें एक और नोट मिल सकता है। किराया इसके अलावा होगा। हर बड़े शहर के टैक्सी ड्राइवरों की तरह वो भी ना जाने कितनी बार ऐसी सूरत हाल से 2-4 हो चुका होगा। और तो मुजरमों और दुश्मनों का पीछा करने वाले बेवसीला लोगों को हर जगह टैक्सी ड्राइवरों पर ही इंतजार करना पड़ता है और वो माकूल इनाम मिलने की सूरत में अमूमन पूरी राजदारी और जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाते हैं। उसने मेरे हाथ से नोट लेते ही अपनी साल खोरता टैक्सी का इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी रेंगती हुई सड़क पर निकल आई। मुझे पूरा यकीन था कि इस वक्त तक मेरा शिकार मेरी मौजूदगी से वाकिफ नहीं हो सका था। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कतन मायूस नहीं किया और नहायत एहतियात का मुजाहरा करते हुए होशियारी के साथ सुर्ख कार का पीछा करता रहा। इनाम के अलावा सरकारी काम वाली बात ने भी उस पर अपना असर दिखाया था। तकरीबन 10 मिनट तक वो कार इस्लामाबाद की साफ सुथरी सड़कों पर दौड़ती रही, फिर मरगला रोड पर एक वसी और इस बंगले के कंपाउंड में दाखिल होगी। मेरे ड्राइवर ने उस बंगले से चंद सौ गज दूर निकलने के बाद टैक्सी फुटपाथ से लगाकर रोक दी। साहब, बुरा न मानो तो एक बात पूछ लूं। चंद की बोझल खामोशी के बाद ड्राइवर ने मेरी तरफ घूम कर खासे मुआज़रत खाना अंदाज में सवाल किया। मैं अपना सर इस बात में हिला कर रह गया। उस वक्त मेरा ज़हन अपने शिकार की उस समारत से वापसी के वक्त का तयन करने में उलझा हुआ था। लाल गाड़ी वाला तुम्हें किस सिलसिले में मतलूब है? मेरे माँ पर उसने सवाल किया। वो आम सरकारी राजों को इधर उधर करता है, इसीलिए उस पर नजर रखी जा रही है। ओह, वो एक गहरा सांस लेकर बोला, हो सकता है कि वो काफी देर तक वापस न लौटे। मैं टैक्सी अगली गली में खड़ी कर लेता हूँ।
यहाँ हम लोग किसी के नजरों में आ जाएंगे। इस अड्डे के चारों तरफ खासी देखभाल होती रहती है, हम उलझन में पड़ सकते हैं। उसकी जुबान से अड्डे का जिक्र सुनकर मैं चौंक पड़ा। क्या तुम इस इमारत से वाकिफ हो? यह शहबाज खान का अड्डा है और यहाँ हर वक्त 2-4 बारसूख अफसर या ताजर मौजूद रहते हैं। उसने गैर जरूरी तौर पर अपना लहजा धीमा करते हुए ड्रामाई लहजा में कहा, अंदर वलायती शराब और हर कौम की लड़कियों की रेल पेल रहती है, जिनसे शहबाज खान हर रात लाखों रुपए कमाता है। फिर तो तुम रूही के अड्डे से भी वाकिफ होगे? मैंने उस पर अपनी मालूमात का रोप डालने के लिए पूछा। रूही तो शहबाज खान की रखेल है जनाब, लोग उसके यहाँ आते हैं और वो अपना दिल पे चोरी करने के लिए रूही के पास जाता है। परसों रूही के अड्डे पर एक बड़ी वारदात भी हो चुकी है। शरीफ और इज्जतदार लोग अब उधर का रुख करने से कतराने लगे हैं। वैसे शहबाज खान मेरा बहुत अच्छा वाकिफकार है, तगड़े गाहक लाने पर कई बार मुझे इनाम भी दे चुका है। तुम चाहो तो मैं उससे लाल गाड़ी वाले के बारे में मालूमात हासिल कर सकता हूँ। मैंने उसे कड़ी नजरों से घूरा और कहा, मुझसे अलग होने के बाद तुम हर बात भूल जाओगे। ये बहुत ऊंचा खेल है, तुमने इसमें अपनी टांग अड़ाई तो बेमौत मारे जाओगे। अरे बाप रे! उसने बुखलाकर अपने दोनों कानों को हाथ लगाए, फिर मुस्तैदी के साथ पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? टैक्सी गली में ले जाऊं या यहीं खड़ा रहूं? अपने अकबनुमा आईने में देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो, फिर इसी सड़क पर वापस लौट आओ। इसे बाहर निकलने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, मैंने उसे हदायत की। इस इमारत के बारे में जान लेने के बाद मैंने हिसाब लगाया था कि मेरे शिकार को किसी नई लड़की की जरूरत नहीं थी। उसके साथ ही रेस्तोरां में उसकी मुंतजिर थी। गालिब इम्कान यही था कि वो लड़की के शबाब को दुआदशा बनाने के लिए वलायती शराब की जुस्तजू में वहां तक आया था। उसके अलावा कोई और मामला होता तो वो खुद दौड़ लगाने के बजाय रेस्तोरां से फोन करके भी मुतलका आदमी से बात कर सकता था। इस वक्त उसके सर पर अपनी साथी लड़की के दिलावेज पैकर का भूत सवार था, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि वो शहबाज खान के अड्डे से जल्द जल्द बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे वहां सिर्फ पैसे देकर शराब की बोतल लेनी थी। सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर अचानक ही तहसीन मेज अंदाज में बोल पड़ा, तुम्हारा अंदाजा वाकई दुरुस्त साबित हुआ। लाल गाड़ी बाहर निकल कर वापस मुड़ रही है। मेरी गर्दन गैर इरादी तौर पर पीछे घूम गई। इस असना में लाल गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। इस सड़क पर आम तौर पर ट्रैफिक का ज्यादा हजूम नहीं होता, इसलिए ड्राइवर ने टैक्सी फौरन वापस घुमा ली और दरमियानी फासले का बढ़ता हुआ फर्क कम करने के लिए यकायकी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। लाल गाड़ी के पहले मोड़ से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो वापस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। मुझे लाल गाड़ी से पहले इसी मकाम पर पहुंचा दो जहां से हमने सफर का आगाज किया था। मैंने उसको अगली हदायत दी और उस पुरानी टैक्सी की रफ्तार मेरी तवक्का से भी ज्यादा तेज होती चली गई। मैंने मीटर पर एक निगाह डाली और मजीद 200 रुपए ड्राइवर के हवाले कर दिए। अब तुम्हें एक काम और करना होगा। पैसे देने के बाद मैंने कहा, लाल गाड़ी वाला जब गाड़ी पार करके कहीं जाए तो तुम उसकी कार के पिछले टायर की हवा निकाल देना या उसमें पंक्चर कर देना। इस वक्त तक वो बिला चूं चरा मेरी हर बात मानता चला रहा था, लेकिन उस मरले पर उसने मुतरद्दिद अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे हुक्म पर ये सब कर तो रहा हूँ, लेकिन सच बात हुई है कि मेरा दिल टूट रहा है। कोई गड़बड़ हुई तो मेरे बाल बच्चों को कोई 2 वक्त की रोटी के लिए भी नहीं पूछेगा। हम गरीब लोग अपनी दाल रोटी ही में मगन रहते हैं। साहब, हमें ज्यादा की कोई हवस नहीं होती। तुम्हारे इनाम जितनी रकम मैं 2 दिन में भी मुश्किल से कमा पाता। मैंने उसके खौफ का सबब भांपती हुई नरमी से कहा, मेरी दी हुई रकम से फिक्र में ना पड़ो। तुम्हारी हद तक ये बिल्कुल सीधा साधा काम है। लाल गाड़ी का एक टायर नकारा करके तुम वहां से चले जाना। आगे का मामला मैं खुद संभाल लूंगा, इसमें तुम्हें नहीं उलझाऊंगा। ड्राइवर मेरी बात के जवाब में कुछ नहीं बोला। उसने महारत और तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए मुझे बहुत जल्दी मेरी मंजिल पर उतार दिया। मैं दोस्ताना अंदाज में उसके शाने पर थपकी देकर टैक्सी से उतरा और लंबे लंबे डग भरता हुआ रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता चला गया। इस वक्त तक लाल गाड़ी का दूर दूर तक पता नहीं था। रेस्टोरेंट के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मेरी खोपड़ी भग से उठ गई। मेरी शिकार वाली मेज बिल्कुल सामने ही थी, लेकिन उस वक्त वो खाली पड़ी हुई थी। मेरी शिकार के साथ ही लड़की मेरी गैर हाजिरी में कहीं गायब हो चुकी थी। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि मुझे जबरदस्त चोट दी गई थी। शायद मेरा शिकार मेरी मौजूदगी से वाकिफ हो गया था, लेकिन वो शुरू से आखिर तक नहायत कामयाबी के साथ खुद को बेखबर जाहिर करता रहा। वो मुझे अपने साथ लगाकर होटल से बाहर ले गया और पीछे से उसकी साथी लड़की गायब हो गई। दूसरी तरफ मैंने अपनी हद से बड़ी खुद एतमादी की वजह से उसे खो दिया। अगर मैं उसका पीछा ना छोड़ता तो शायद वो खुद ही मुझे गुंचा देकर निकल भागने की कोशिश करता और मैं नाकामी के बाद पीछोताप खाता रह जाता। वो ख्यालात मेरे जहन में 1 सेकंड के हजारों हिस्से में आकर गुजर गए और उनके फौरन बाद ही मुझे ख्याल आया कि उस लड़की की निगरानी के लिए वीरा मौजूद थी। लड़की निकल भागी थी तो वीरा को भी उसके पीछे जाना चाहिए था या फिर मेरी हदायत के मुताबिक होटल लौट जाना चाहिए था। इस ख्याल के साथ ही मेरी नजर अपने मेज की तरफ उठ गई। वीरा बदस्तूर वहां पर आजमान थी और हाथ लहराकर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। मैं अपने क़यासात की बरकरारी पर झंझला कर रह गया। लड़की के गायब होने के बारे में कुछ सोचने से पहले मुझे वीरा की मेज की तरफ देख लेना चाहिए था, लेकिन वो सब मेरे बस से बाहर था। इन दिनों में खतरात से लड़कर ही छी रहा था, इसलिए हर मनफी सूरत हाल पर जहन किसी इरादे के बगैर ही चल पड़ता था। अंदर घुसते ही ठटक कर रुक क्यों गए थे? वीरा ने छूटते ही सवाल किया। मुझे वापस लौटते ही ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन लड़की गायब है, वो कहाँ गई? मैंने कुर्सी संभालते हुए हैरत के साथ सवाल किया। उसे मैंने भगा दिया। वो फखरिया लहजे में बोली, अब तुम्हारा शिकार अकेला रह गया है, उसे हम आसानी से निमट लेंगे।
फिर वो बुरी तरह चौंक कर बोली, मगर उसे तुम कहाँ छोड़ा है? अगर उसका मुकद्दर खराब है या उसके दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं तो वो ज़रूर इधर आएगा, मैंने बंदा कर कहा। लेकिन तुम इस लड़की पर तबाज़माई करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे सामने बददिमाग चोरों जैसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं, वो तुर्ची के साथ बोली, मगर फ़ौरन ही खुद ब खुद हंस पड़ी। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था, वो एक डरपोक सी काल गर्ल थी। जब मैंने उसे बताया कि वो एक जनूनी कातिल से अपने वक्त और जिस्म का सौदा कर बैठी है तो वो बेचारी इस बुरी तरह खौफसदा हुई कि अपनी जेब से बिल अदा करके रफू चक्कर होगी। मेरा ख्याल था कि उस लड़की की वजह से हमें अपने शिकार को फांसने में दुश्वारी हो सकती है। मैंने तुम्हारे लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश की और तुम बिला वजह मुझे आंखें दिखा रहे हो। कभी तो मेरे भी किसी काम की तारीफ कर दिया करो। तुमने मेरा सारा मंसूबा चौपट कर दिया है। मैंने उसे घूरते हुए तल्ख लहजे में कहा, लड़की को मौजूद न पाकर वो मुझसे ज्यादा भुखला जाएगा और हमें फौरन ही उस पर हाथ डालना पड़ जाएगा। वो शराब लेने गया था और अब किसी भी लम्हे यहाँ पहुंचने वाला होगा। वो आ गया। वीरा मेरी बात पूरी होती ही बोल पड़ी। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ थीं। मैंने आजकी से अपनी कुर्सी का रुख घुमा कर कनखियों से उस तरफ देखा तो शख्स बुरी तरह बुखलाया हुआ नजर आया। वो दरवाजे के करीब खड़ा घूर अंधेरे से तेज रोशनी में फेंके जाने वाली किसी उल्लू की तरह तेजी से अपने पलकें झपकाते हुए दीदे नचाए जा रहा था। उसने जिस हसीन जमील लड़की की सोबत से लुत्फानंदोज होने के लिए पापड़ बेले थे वो यक बयक गायब हो चुकी थी और वो खुद काबिल रहम हालत में नजर आ रहा था। फिर वो इस्तफसार के लिए रेस्टोरेंट के मुख्तसर से काउंटर की तरफ बढ़ गया। ये अब यहाँ नहीं रुकेगा। मैंने वीरा को आगाह किया, मैं इसके पीछे निकलूंगा, तुम बिल अदा करके आ जाना। बाहर मुझसे मुलाकात ना हो तो होटल की तरफ चली जाना। पता नहीं अब कहाँ की खाक छाननी पड़ेगी। हो सके तो बाहर मेरा इंतजार कर लेना, मैं बिल अदा करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। मैं उसे घूरता हुआ वहां से उठकर नकासी के रास्ते की तरफ चल दिया। लड़की के गायब होने की वजह से इस शख्स का ज़हन परागंदगी का शिकार हो गया था, जिसके असरात उसकी चाल ढाल तक पर मुरतब हो रहे थे। वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखता हुआ बेअतमादी के आलम में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। गनीमत यह था कि रेस्टोरेंट के अमले ने उस लड़की से वीरा की मुलाकात के बारे में जुबान नहीं खोली थी, वरना वो रेस्टोरेंट से निकलने से पहले वीरा की तरफ जरूर मुतवज्जा होता और हम दोनों को पहचानते ही उसे हकीकी खतरे का इदराक हो जाता, जिसके बाद सूरत हाल कोई भी हंगामी मोड़ ले सकती थी। बाहर आने के बाद मैंने देख लिया था कि मुझे लाने वाली टैक्सी इस इलाके में मौजूद नहीं थी। शायद टैक्सी ड्राइवर अपना काम मुकम्मल करने के बाद मेरी हदायत पर अमल करते हुए वहां से रुखसत हो चुका था। वो शख्स अपनी गाड़ी तक पहुंचा और जब मैंने लाल गाड़ी को फौरी तौर पर पार्किंग लॉट से बाहर रेंगते हुए देखा तो मुझे शिद्दत के साथ अपनी बेअक्ली पर गुस्सा आने लगा। लेकिन लाल गाड़ी की हरकत हमवार नहीं थी। गाड़ी का पिछला हिस्सा काफी डगमगा रहा था। चंद सेकंड में ही उस शख्स को भी गड़बड़ का अंदाजा हो गया। लाल गाड़ी रुकी और वो शख्स कार से बाहर निकलकर अपनी समत के अकबी पहिए की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे खुशी हुई कि मेरे 300 रुपए रायगा नहीं गए थे। टैक्सी ड्राइवर ने अपने खौफ के बावजूद मेरी हदायत पर पूरी तरह अमल किया था। लाल गाड़ी का टायर नाकारा हो जाने की वजह से वो शख्स फौरी तौर पर पास रवाना होने की पोजीशन में नहीं रहा था। मैं दूर खड़ा रहा और उसे गाड़ी में से औजार निकाल कर वहील बदलने की तैयारियां करते देखता रहा। इसी असना में वीरा भी फारिग होकर मुझसे आन मिली। यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? उसने मेरी पूछ पर हाथ मारते हुए हैरत से सवाल किया। उसके दूसरे हाथ में सामान के थैले लटके हुए थे। वो अपनी गाड़ी का नाकारा पहिया तब्दील कर रहा है। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मैं उसकी तरफ चाह रहा हूँ। मौका महल के मुनासबत से तुम मुदाखलत का फैसला करने के लिए आज़ाद हो। तुम फिक्र न करो, अब वो हमारी गिरफ्त से बच कर नहीं जा सकेगा। कदरे आगे जाकर मैंने उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाया, फिर एक लंबा चक्कर काट कर उसकी पुश्त की जानिब से उसके सर पर जा पहुंचा। इस वक्त तक वो वहील के नट ढीले करके गाड़ी को जग पर उठा चुका था और हाथ से नट खोल कर वहील निकालने में मसरूफ था। आसपास कई गाड़ियां जरूर मौजूद थी, लेकिन उस लाट में कोई मुतनफ़्फ़िस मौजूद नहीं था। दुकानों और बरामदों में मौजूद लोग इतनी दूर से कुछ भी नहीं देख सकते थे। मैं नहायत आहिस्तगी और खामोशी के साथ बीमगन निकाल कर उसका आहनी नोजल उसकी गर्दन से लगा दिया। जरा भी हिलने जुलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पल भर में जलाकर खाक कर दूंगा। मैंने भीमगन वाले हाथ को अपने जिस्म की ओट में छुपाते हुए उर्रा कर कहा। वो इस्तरारी जोर पर बुरी तरह बिदका। जो ही उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी, खौफ और दहशत से उसका चेहरा धुआं हो गया। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? रात के वाकयात में मेरा कोई कसूर नहीं था। उसने अखलाते हुए बदिक्कत तमाम अपनी सफाई पेश की। डरो नहीं, मैंने मकारी से काम लेते हुए उसे दिलासा दिया। मुझे तुमसे कुछ मालूम करना है। ताउन करोगे तो थोड़ी देर बाद गुलू खुलासी हो जाएगी, वरना। मैंने दनिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और भीमगन का रुख जक ड्राड की तरफ करके उसका ट्रैकर दबा दिया। भीमगन के नोजल से खारिज होने वाली मोहलक के शुआओं की पतली सी नीलगुधार दिन के उजाले में मादूम होकर रह गई थी, लेकिन उसने जक राड को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया था। मुड़ी हुई आईनी सलाह का वो हशर देखकर उसकी आंखों में खौफ के साए गहरे हो गए और उसने फंसी फंसी आवाज में पूछा, इजाजत हो तो मैं टायर तब्दील कर लूं? मैं वादा करता हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। मैंने उसे तेजी से पहिया बदलने की हिदायत की और इशारे से वीरा को अपनी तरफ बुला लिया। वीरा ने आते ही अंदाजा लगा लिया कि सूरत हाल मेरे काबू में थी। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर सामान के थैले पैसेंजर सीट पर डाले और झुककर बकिया तीनों दरवाजे भी गैर मुकफ़िल कर दिए। इस वक्त कोई शख्स इधर ना निकलता तो यही समझ था
कि हम तीनों मिलकर उस गाड़ी का नाकारा पहिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसे दहशतज़दा करने के बाद भी गन अपनी जेब में डालते हुए उसे यह बता दिया था कि मैं अपनी जेब में से ही उसकी खोपड़ी को निशाना बना सकता था। चंद मिनट बाद वीरा उस गाड़ी को चला रही थी और मैं अपने शिकार के साथ अकबी निशिस्त पर विराजमान था। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मुझे तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। जफर ने कल दूसरी मरतबा मुझे बुलाया था और एक रात के लिए 2000 रुपये मुआवजा दिया था। मैंने जो कुछ किया जफर के हुक्म पर किया था। कुछ देर की बोझल खामोशी के बाद उसने खुद ही भराई हुई आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। जफर कौन है? मैंने सपाट लहजे में सवाल किया। बड़े कमरे में जो क्लचनकोव वाला बैठा हुआ था उसी का नाम जफर है। उन लोगों में से सबसे बड़ा मालूम होता है। मैंने कल रात से पहले सिर्फ एक मरतबा उसके लिए काम किया था। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि उसकी तुमसे क्या दुश्मनी चल रही है। वैसे वो खतरनाक आदमी मालूम होता है। कल रात वहाँ कितने आदमी थे? मैंने उससे अगला सवाल किया। जफर समेत 6 अफराद थे। उनमें से 2 को तुमने जख्मी कर दिया था। तुम लोगों के निकल भागने के बाद वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था और जरा सी बात पर हर एक को काट खाने को दौड़ रहा था। उसे भी गोली का जख्म आया था। वो वीरान इमारत कब से तुम लोगों के इस्तेमाल में है? मैंने बताया ना कि मैं कल पहली बार वहाँ गया था। वो इमारत उन लोगों की देखी भाली थी। हो सकता है कि वो काफ़ी अरसे से उसे इस्तेमाल कर रहे हो। जफर और उसके आदमियों के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने पूछा। मेरे लिए वो सब नए लोग हैं। पिंडी में पहले कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा। तुम्हारा उनसे रब्ता कैसे होता है? उनके ठिकाने कहाँ है? राजा बाजार में मेरी पुरानी बैठक है। दोनों मरतबा जफर ने खुद ही मुझे फ़ोन किया था। बाद में उसके आदमी मुकर्रर वक्त पर मुझे अपने साथ ले गए थे। मुझे उससे रब्ता करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। वो लड़की कौन थी? तुम उसके साथ बारोने के इलाकों में क्या करते फिर रहे थे? वो एक महंगी खालगर थी। उसने खिसियाए हुए अंदाज में एतराफ़ किया। जफर ने 11 बजे मुझे लाल मस्जिद के पास उतारा था, तो उसके बाद वो लड़की खुद ही मुझसे आ टकराई थी। मैं ये गाड़ी किराए पर लेने गया तो पहले से वहाँ मौजूद थी। मैं शाम को आकर उसे अपनी बैठक पर ले जाने वाला था, लेकिन वो अचानक ही कहीं गायब होगी। मैंने तो उसे पैसे भी नहीं दिए थे। होटल वाले बता रहे थे कि वो चाय वगैरह का बिल अपनी गिरा से अदा करके उजलत में वहाँ से चली गई थी। मैं उसकी ज़ुबान से 11 बजे का जिक्र सुनकर चौंक पड़ा। अव्वल खान के फराहम की इतला के मुताबिक जफर को सुबह सवेरे लॉजिस्टिक सिक्योरिटी सेल के दफातर में दाखिल होते देखा गया था। उसके बाद वहाँ खौफनाक आग लगी और जफर को किसी ने भी वहाँ से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। लेकिन मेरे कैदी की कहानी कुछ और ही थी। जफर 11 बजे तक इस्लामाबाद में दंदनाता फिर रहा था और यह बात उस अमर का खुला सबूत थी। क्या था, इज्जतगी से मलबे से बरामद होने वाली सौख्ता लाश जाली थी। जफर के रूप में छुपे हुए अल्बर्टो वेल्सा ने अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए STF के किसी एहलकार को सरसरी तौर पर अपना रूप देकर आग में झोंक डाला था और बाद में उस बदनसीब को जफर समझ लिया गया था। अगर वो 11 बजे तक तुम्हें अपने साथ लिए फिर रहा था तो वो कहाँ गया था? इस वीराने में तो सारा किस्सा फूटने से पहले ही निमट गया था। मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया, चाहे तुम लोग जफर की कोई जीप ले भागे थे? उसने कदरे हिचकिचाहट के साथ कहना शुरू किया। यह मालूम होने के बाद जफर अपने आदमियों को वहीं छोड़कर मेरे साथ निकल आया था। उसकी गाड़ी मैं ही चला रहा था। 1 मिनट, मैंने उसकी कथा कलामी करते हुए कहा। गाड़ी कहाँ से आई? 2 गाड़ियाँ गैराज में बंद की गई थी। मैंने उनमें से शेराड निकाली थी। उसने बताया। आपने कहानी जारी रखो। उसे खामोश पाकर मैंने लुकमा दिया। मुझे जफर की नकलो हरकत की एक तफसील दरकार है। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि वो किन मकामात पर गया था। तुमसे ज़रा भी लग्जिश हुई तो तुम्हारा अंजाम आइनी जैकरार्ड से मुख्तलिफ नहीं होगा। वो इस्लामाबाद के पहाड़ी सिलसिले के साथ वाक़ई के कैंप में गया था। उसने चंद सानियों के बाद कहना शुरू किया। वहाँ कोई बावर्दी फौजी नहीं था, लेकिन 3 बाड़ों में घिरे हुए उस इलाके में गोला बारूद और दूसरे फौजी हथियारों से लदे हुए ट्रक बिखरे हुए थे। कई जगह तरपालों से ढके हुए अंबार मौजूद थे। जफर उस फौजी या नीम फौजी कैंप की एक रहायशी बैरक में गया था। मैं बाहर ही उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। 7:15 बजे वो एक और आदमी के साथ नमूदार हुआ। दूसरा आदमी जिसामत और लिबास में उससे ऐसा था। मेरे साथ वो दोनों इस कैंप के दफ्तरी इलाके में गए। जफर सामने से अंदर चला गया। दूसरा आदमी किसी छापा मार की तरह छुपता और दुबकता हुआ पिछली तरफ चला गया। कुछ देर बाद पिछली समझ से एक साया नमूदार हुआ तो मैं उसे जफर का साथी समझा, लेकिन उसके करीब आने पर पता चला कि वो जफर ही था। उसने अपने चेहरे को खासी हद तक मफलर में लपेटा हुआ था। पहले वो बातें नाकाबिले फहम थी। फिर मैं उसे लेकर बाहर आ गया। हमने दोबारा उस वीरान मजाफाती इमारत का चक्कर लगाया तो हाथ सन्नाटा था और इमारत मुकफ्फल पड़ी हुई थी। जफर के आदमी वहाँ से वापस जा चुके थे। उधर का जायजा लेने के बाद हम दोबारा कैंप की तरफ आए तो हमें दूर ही से फलक बोझ शोरों की चादर नजर आए। उसी के साथ खौफनाक धमाकों से भी फिजा लर्ज उठी थी। जफर ने उधर जाने का इरादा तर्क कर दिया और उसकी हदायत पर हम शहबाज खान के अड्डे पर पहुंच गए। शहबाज खान शाहिद जफर का पुराना दोस्त है। हमने वहीं नाश्ता किया, फिर वो दोनों एक कमरे में चले गए। वहाँ से वापसी पर जफर ने मुझे लाल मस्जिद के पास उतार दिया और खुद शेराड लेकर कहीं वापस चला गया। ये मेरी पूरी कथा है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तुम थोड़ी देर पहले शहबाज खान के अड्डे पर किससे मिलने गए थे? ओह, तो मेरा ताक्कुब भी होता रहा है, वो हैरत के साथ बोला। दरअसल मैं स्काच की बोतल लेने के लिए गया था। आजकल पिंडी में स्काच मुश्किल से मिलती है। मुझसे
मरी या कोयटा की विस्की की तेज बू बर्दाश्त नहीं होती। वो दोनों ही बहुत तेजी के साथ दिमाग को चढ़ती हैं। जफर के साथ बैरक से आने वाले दूसरे आदमी का नाम क्या था? गाड़ी में उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी, इसलिए मुझे उसका नाम मालूम नहीं हो सका। उसकी कोई वाज़ेह शनाख्त तुम्हें याद है? मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। नहीं। उसने बिला तवक्कुफ कहा, फिर ज़हन पर जोर देने की कोशिश करते बोला, उन दोनों के खतोखाल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे, लेकिन जिस्मों और चेहरों की बनावट हैरतनाक हद तक यकसां थी। मुझे याद पड़ता है कि दूसरे आदमी की दाहिनी आंख के कोने पर किसी पुराने जख्म का निशान था। हो सकता है कि मेरा ये ख्याल गलत हो, क्योंकि इस वक्त रोशनी कम थी और वो एक ही बार मेरे सामने आया था। अब जफर कहाँ मिल सकेगा? मैंने पहलू बदल कर अपनी पोजीशन दुरुस्त करते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसने बेबसी से कहा। इससे मेरी वाकफियत इतनी मुख्तसर है कि मुझे ये तक नहीं मालूम कि वह यहाँ क्या करता फिर रहा है। मैं माकूल मुआवजे पर चोरी, डकैती और अगवा से लेकर कत्ल तक करता हूँ, लेकिन जफर ने दोनों मरतबा मुझे बहुत मामूली कामों की जिम्मेदारी सौंपी थी। हो सकता है कि मुझे आजमाने के बाद रफ्ता रफ्ता बड़े कामों में डालना चाहता हो। वो जफर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गैर मुल्की मुजरिम है। आखिरकार मैंने उसे पूरी सूरत हाल से आगाह करने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि इस वक्त तक गाड़ी इस्लामाबाद की आबादी को पीछे छोड़कर उसी रास्ते पर दौड़ रही थी जो पिछली रात सफर ने हमें ले जाने के लिए इख्तियार किया था। गैर मुल्की मुजरिम? वो मेरे इंकशाफ पर भोंच कर रह गया। वो तो हर तरह मकामी मालूम होता है। आपने जिल्द का रंग बदल दो तो अपनी उर्दू की वजह से मैं भी पाकिस्तानी मालूम होने लगूंगी। वीरा ने मेरी मानी खेज गुफ्तगू का रुख भांगते हुए पहली बार जुबान खोली। वो सिर्फ गैर मुल्की नहीं बल्कि कट्टर नस्ल परस्त यहूदियों का जासूस है। मेरे लहजे में खुद ब खुद तलखी होत कर आई। उसने तुम्हारी मदद से एक बहुत अहम कैंप को आग लगाई है, जहाँ करोड़ों का माली नुकसान होने का अंदेश है। जानी नुकसान उसके अलावा होंगे। तुम्हारे खिलाफ फर्द जुर्म बहुत संगीन है। क्या मतलब? मेरे इम्कानी अज़ाइम को भांपते ही उसकी आवाज़ पर लकनत तारी होगी। तो मैं जिंदा रखकर मैं जफर के हाथ मजबूत करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने फुर्ती के साथ भीमगन की दाल उसके बाएं पहलू में उड़ाते हुए कहा, तुम वैसे भी कत्ल, डकैती और अगवा के कबाली मुजरिम हो। इतने जराइम के इर्तिकाब के बाद तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसने अपनी पूंछ से उछक कर मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की, लेकिन उसको भीमगन की खलाकत खेजी का सही अंदाजा नहीं हुआ था। मैंने टैगर पर उंगली का हल्का सा दबाव डाला। मौलक शुआएं उसके पहलू को छेदती हुई शायद उसके दिल में उतर गईं और उसका बदन एक होलनाक तशन्नुज के साथ यकबयक बेचैन हो गया। ये भी गया। वीरा ने अकबनुमा आईने में मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब मेरा और तुम्हारा स्कोर बराबर हो गया है। तुमने मजबूरी के तहत स्पेशल टास्क फोर्स वाले को मारा था। मैंने अपने हरीफ के बेजान वजूद को एक तरफ धकेलते हुए कहा, मैंने सही आदमी को ठिकाने लगाया। इन दोनों का आपस में मुआवजा नहीं किया जा सकता। मुझे अब ये खेल तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हो सकता है कि तुम्हें भी जल्द ही स्कोर बनाने का कोई मुनासिब मौका मिल जाए। फिलहाल मैं तुमसे आगे हूँ।